सेरा जिम में आए हैं, नया जीवन पाए हैं, यहाँ सभी आकर स्वस्थ 100 साल बिताए जाएं। खुशियों वाला सेरा जिम हम सब मिलजुल कर बनाया जाए। सेरा जिम का सेंटर हमारा है, उमंग और खुशियों से बेस्ट सेंटर बनाया जाए। खुशियों वाला सेरा जिम हम सब मिलजुल कर बनाया जाए। दोस्त भी पड़ोसी भी सभी आकर सेहत पाएं, हम सब एक होकर बेस्ट सेंटर बनाया जाए। खुशियों वाला सेरा जिम हम सब मिलजुल कर बनाया जाए। जोर से क्लैपिंग करेंगे सभी लीडर्स के लिए। एक बार जोर से फिर से क्लैपिंग। सेरा जिम, सेरा जिम। सभी लीडर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। काफी मेहनत करी आप सभी लोगों ने, लेकिन वाकई में अगर हम शब्दों को पकड़े तो काफी सारे मीनिंग है। सेरा जिम में आए हैं, नया जीवन पाए हैं। नया जीवन का अर्थ ये होता है कि हम सभी लोग जो है पहले तकलीफ में थे, अभी हेल्दी है। यहाँ सभी आकर स्वस्थ 100 साल बिताए जाए। जब हम सेहतमंद होंगे तभी हम 100 साल बिताने के बारे में सोच सकेंगे। अगर हम सेहतमंद नहीं हैं तो जीवन है जितना वो भी ज़्यादा लगेगा। चलिए अभी इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए जो अभी किम सर ने बोला था कि कैसे वो कॉइन से जो है हम लोगों को हेल्प मिल सकती है, और साथ ही साथ में सेरा जिम में हम सभी लोग रोज़ थेरेपी करते नहीं करते। तो थेरेपी करते हैं, तो थेरेपी हम लोग कहाँ पे करते हैं? एक ही जन स्पाइन पे करते हैं और बाकी कहाँ करते हैं? सभी लोग कहाँ करते हैं? वो साइड वाले कहाँ करते हैं? स्पाइन पे, रीढ़ की हड्डी पे। तो रीढ़ की हड्डी और वहाँ से निकली हुई नसें, उन सब के बारे में जानकारी देने के लिए आ रहे हैं हमारे सेरा जिम के जो महाराष्ट्र के वाइस एमडी सर है मिस्टर रविंद्र शेडगे सर। उनके लिए एक बार जोर से हम लोग क्लैपिंग करेंगे, जो हमको रीढ़ की हड्डी और उससे संबंधित जितनी भी नसें उसकी सारी जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच। नमस्ते सेरा जिम। सबसे पहले तो आज जो वर्ल्ड स्पाइन डे यहाँ पे मनाया जा रहा है, उसके लिए आप सभी को बहुत सारी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। क्योंकि पहले तो हमने दिवाली, दशहरा, बहुत सारी चीज़ें मनाई है, बहुत सारे त्यौहार मनाए गए, लेकिन आज पहली बार इस तरह से रीढ़ की हड्डी का दिवस, स्पाइन डे, ये मनाया जा रहा है। सच में गोरेगांव के लिए बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे जो है आज स्पाइन डे जो है वो मनाया जा रहा है। गोरेगांव सेंटर की तरफ से आप सभी जितने भी हमारे सेंटर के कस्टमर है, उन सभी ने उसमें जो पार्टिसिपेट किया है, दूर दूर से, बोरीवली से भी आए हैं और स्पेशली कोरिया से हमारे किम सर भी आए हुए हैं। तो जोरदार तालियां सभी के लिए। और जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ से कि बहुत सारे ऐसे भी लोग आज यहाँ पे आए हुए जो पहली बार, फर्स्ट टाइम जो है यहाँ पर आए हुए हैं। पहली बार कौन कौन आया हुआ है सेरा जिम में? सही में लगभग अगर देखा जाए तो 30% सिर्फ हमारे जो सेरा जिम के कस्टमर्स है वो है। बाकी सभी जो है आप सभी अपने रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स, उन सभी को आज आपने यहाँ पे लाया हुआ है। तो आज थोड़ा सा हम स्पाइन के बारे में, रीढ़ की हड्डी, जो ये स्पाइन डे जो मनाया जा रहा है, ये स्पाइन के बारे में, रीढ़ की हड्डी के बारे में थोड़ा सा हम आज देखेंगे। आप सभी को पता होगा कि हमारा जो भारत देश है, पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल अगर किसी देश में है, सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल तो कौन से देश में है? सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल हमारे इंडिया में है। सबसे ज़्यादा डॉक्टर कौन से देश में है? हमारे देश में। सबसे ज़्यादा दवाई खाने वाले लोग कहाँ पर है? हमारे इंडिया में। और सबसे ज़्यादा बीमारी की वजह से मरने के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन बीमारी की वजह से मरने वाले जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे है तो हमारे इंडिया में। क्या कारण होगा इसका? इसका कारण क्या होगा? इसका कारण अगर देखा जाए, बिल्कुल सही है कि हमें पता नहीं था।
हमें पता नहीं था, हमारे शरीर के बारे में इतनी जानकारी हमें नहीं थी। जब हम छोटे थे उस टाइम पे एक कविता थी हमें स्कूल में, मराठी में वो कविता थी, उसके कवि थे कुसुमाग्रज, और कविता जो थी उसका शीर्षक था कणा। बहुत से लोगों ने पढ़ी हुई है कविता, स्कूल में ये कविता थी, कणा यानी पाटीचा कणा। वो जो कविता है मराठी में वो कविता है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, थोड़ी थोड़ी लाइनें मुझे याद आ रही है, फिर उसको हिंदी साथ साथ में। वो जो कविता है उसमें एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट विद्यार्थी और उसके सर। अभी जो स्टूडेंट है इसके घर में क्या हुआ, नदी के पास में इसका घर था, तो नदी के पास में उसका घर था, तो नदी में बाढ़ आई, बहुत जोरदार बारिश हुई, नदी में बाढ़ आई और नदी का जो पानी है वो उसके घर में घुस गया, और नदी के पानी घर में घुसने की वजह से पूरा जो उसका संसार है वो सब तहस नहस हो गया, उसका घर भी टूट गया है। तो वो पूरा टूट गया था, अभी उसके पास कुछ भी नहीं बचा है, तो उसको अपने सर की याद आई जिन्होंने उसे पढ़ाया, तो वो अपने सर गया और सर के पास जाकर जब दरवाजा खटखटाया उसने, तो सर ने देखा तो उस कविता में लिखा हुआ है कि ओळखलत का सर। वो जो स्टूडेंट है वो सर के घर पे गया और क्या बोल रहा है कि सर आपने मुझे पहचाना क्या, क्योंकि स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, सर हो सकता है कि पहचाने नहीं पहचाने, तो उसने पूछा कि ओळखलत का सर। अब उसके बाल गीले थे, कपड़े पूरे मैले हो गए थे, ऐसे कंडीशन में वो वहाँ पे गया था, थोड़ा सा हंसा, फिर नीचे बैठा और बैठने के बाद में फिर उसने सर को अपनी कहानी बताना शुरू किया। बोल रहा है कि गंगा माई घरात आली, गंगा माई यानी नदी, नदी का जो पानी है वो घर में आ गया और सब कुछ मेरा बह गया है। अब मैं और मेरी बीवी मिलके, जो घर में कीचड़ जो घुस गया है, जब नदी का पानी घर में आएगा तो कीचड़ भी साथ में आया हुआ है, तो कीचड़ जो घुसा हुआ है उसको हम साफ कर रहे हैं और मैं और मेरी बीवी मिलके जो फिर से हम अपने घर को बना रहे हैं। अब जब सर ने उसकी कहानी सुनी तो सर को ऐसे लगा कि अब इसका सब कुछ बह गया है, तो ये पैसे मांगने के लिए आया होगा। किसके लिए आया होगा? ये पैसे मांगने के लिए। तो सर ने अपने जेब में हाथ डाला और पैसे निकाले, तो जैसे ही सर ने पैसे निकाले तो वो स्टूडेंट बोल रहा है, पैसे नको सर, पैसे नहीं चाहिए, पैसे नको सर, मोडून पडला संसार, कि मेरा पूरा संसार टूट गया है, खत्म हो गया है, मोडून पडला संसार पण मोडला नाही कणा, मोडून पडला संसार पण मोडला नाही कणा, पाठीवरती हात ठेवून, कि आप सिर्फ मेरे पीठ पे हाथ रखो, पाठीवरती हात ठेवून नुसतं लढ म्हणा, कि सिर्फ आप मेरे पीठ के ऊपर हाथ रख के बोलो कि आप लड़ते रहो, फिर से मैं सब कुछ कर दूंगा वापस, फिर से मेरा जो घर बह गया है मैं वापस से बना लूंगा, जो मेरा सब कुछ खाने का बह गया है फिर से खेती करूंगा, फिर बनाऊंगा। ये क्यों बोल पाया वो? क्योंकि उसके पास क्या है, उसका कणा नहीं टूटा है। लेकिन वहीं पे हमने देखा है कि अगर पैसा वगैरह सब कुछ है, लेकिन अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाए, कमर टूट जाए, तो पूरा संसार जो हमारा खत्म हो सकता है। उस बार वो कविता हमें जो है वो 9th स्टैंडर्ड में थी, 9वीं में थी, पढ़ा था उस कविता को, लेकिन मतलब समझ में नहीं आया था। सहरा जम में आने के बाद उसका मतलब समझ में आ गया है। कणा क्या है? डी। और सही में अगर देखा जाए तो ये जो वर्ल्ड स्पाइन डे है पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है, पूरे दुनिया में बहुत सारी जगह पे मनाया गया। जो पूरे दुनिया के जो कोऑर्डिनेटर है, पूरे वर्ल्ड के ग्लोबल कोऑर्डिनेटर जो ये वर्ल्ड स्पाइन डे मनाया जा रहा है, उनका भी मुझे मेल आया था कि आप जो इवेंट कर रहे हो उसका हमें भेजिए, सारी चीज़ें बताई गई थी। तो सब जगह पे मनाया जा रहा है। अब जहाँ जहाँ मनाया जा रहा है वहाँ पे स्पेशलिस्ट, जो स्पाइन के स्पेशलिस्ट है, उनको बुला के लेक्चर भी किया जा रहा है। वो बता भी रहे हैं कि स्पाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, इसका अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये सारा उन्होंने बताया वहाँ पे। लेकिन सही में जो वर्ल्ड स्पाइन डे मनाया जा रहा है वो सेराजम में मनाया जा रहा है, क्योंकि सिर्फ स्पाइन के बारे में सुनने से कुछ नहीं होगा, अगर हम उसका ध्यान ही नहीं रख पाएंगे। सेराजम के पास स्पाइन का ध्यान रखने के लिए मशीन है और वो हम सबको मिली है, जिसकी वजह से सही मायने में जो वर्ल्ड स्पाइन डे है वो हम आज यहाँ पर मना पा रहे हैं। कितने सारे लोगों के चेहरे पे खुशी है। आज हम चाहते हैं कि बिना दवाई की जिंदगी हम बिताए, खुशी खुशी बिताए, सेहतमंद रहे, बिल्कुल मरते दम तक हंसते हंसते रहे। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, जितने लोग सेराजम में आते हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि कोई यहाँ पे ऐसा है क्या, कितने लोग हैं यहाँ पर ऐसे कि सेराजम का थेरेपी लेने से, अपने रीढ़ की हड्डी का ध्यान रखने से वो जो पहले दवाइयाँ खा रहे थे वो बंद हो गई या कम हो गई है? ऐसा कोई है यहाँ पर?
कि रीढ़ की हड्डी का, स्पाइन का मैनेजमेंट करने से पहले जो दवाई खा रहे थे वो कम हो गई है। पहले ऑपरेशन करना था लेकिन अब करने की जरूरत ऐसे इतने सारे लोग हैं यहां पर, क्या बात है, जोरदार ताली बजाइए एक बार अपने लिए। ये जो स्पाइन है हमारा, इसके बारे में थोड़ा सा हम यहां पे देखेंगे कि रीढ़ की हड्डी जो है हमारी, सभी के पास है ना रीढ़ की हड्डी? पक्का? इधर वालों के पास नहीं है लगता है। रीढ़ की हड्डी है, देखिए यहां पर भी एक रीढ़ की हड्डी है। कहां गई? हाँ यहां है, ये है हमारी रीढ़ की हड्डी। और ये रीढ़ की हड्डी कहां पे होती है? ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये जो हड्डी है ना, हड्डियां, इनको जो बनाया गया है, इसके पीछे एक मकसद है कि क्यों ये हड्डियों को बनाया गया है। इसके ऊपर होता है हमारा ब्रेन, दिमाग, सबसे ऊपर ये हमारा ब्रेन है यहाँ पर। और ये जो ब्रेन है बहुत नाजुक होता है, दिमाग हमारा बहुत नाजुक है। और ये जो दिमाग है इसकी रक्षा करने के लिए खोपड़ी बनाई गई है। खोपड़ी, दिमाग की रक्षा करने के लिए क्या बनाया गया है? खोपड़ी बनाई गई है। उसके अंदर ब्रेन को रखा, मतलब अगर सर पे अगर चोट भी लगती है तो हमारे दिमाग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए खोपड़ी बनाया गया। उसी तरह से ब्रेन में से जो हमारी नर्वस सिस्टम, जो नसें निकली हुई है, वो मेन नस, उसकी रक्षा करने के लिए, उसका संरक्षण करने के लिए ये हड्डियां बनाई गई है। ये जो स्पाइनल के बोन्स है, वर्टेब्रा जिनको बोलते हैं, हड्डियां जो ये बनाई गई है, ये हड्डियों का काम क्या है? इसके अंदर से जो मेन नस गई हुई है उसकी रक्षा करना। अगर ये हड्डियां अगर नहीं होती तो अगर कोई भी अगर हमारे पीठ पे मारता तो हमारी जो नसें है वो डैमेज हो जाती। उनको बचाने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए, मतलब सबसे पहला काम क्या है ये हड्डियों का? हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी रक्षा करना, संरक्षण करना। और इसके साथ साथ ये हड्डियों की वजह से क्या हो गया है, हमें एक सपोर्ट भी मिला हुआ है। अगर हम खड़े हैं तो ये हड्डियों की वजह से खड़े, अगर हड्डियां नहीं होती तो गिर जाते, सांप की तरह होते बिल्कुल। तो ये हड्डियों की वजह से आज हम खड़े हैं। तो सबसे पहला काम प्रोटेक्शन, और दूसरा हमारे एक तरीके से हमारे शरीर का पिलर भी है कि अगर हम खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, तो वो सब ये हड्डी की वजह से हो रहा है। अभी जो रीढ़ की हड्डी है, ये अगर आप देखेंगे तो ऊपर से लेके नीचे तक एक ही हड्डी नहीं है, अलग अलग छोटे 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 वर्टेब्रास को मिलाकर टोटल 24 हड्डियां, टोटल कितनी हड्डियां हैं? 24 हड्डियों को मिलाकर इसको बनाया गया है। 24, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। उतनी हड्डियों को मिलाकर इसको बनाया गया। परमात्मा ने भी जब इसको बनाया तो उस टाइम पे 24 नंबर इसके लिए दिया गया है कि एक दिन में 24 घंटे है, तो 24 घंटे आप इसका ध्यान रखो। कितने घंटे? दिन में जो 24 घंटे हैं, 24 घंटे आपको क्या करना है? इसका ध्यान रखना है। अगर आप इसका ध्यान रखेंगे तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 24 हड्डियां, चाहे तो एक हड्डी भी बना सकते थे पूरा ऊपर से लेके नीचे तक। अगर ऊपर से लेके नीचे तक अगर एक ही हड्डी होता तो भी अच्छा होता। सही है गलत है? ऊपर से लेके नीचे तक एक ही पाइप होता अगर, क्योंकि इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन करना, संरक्षण करना, तो एक ही पाइप होता। और ड्रिल मशीन तो है हमारे पास। ड्रिल मशीन से अगर नसें निकालने के लिए साइड में होल कर देते तो नसें भी बाहर निकल जाती, और स्लिप डिस्क होना या रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम आना ऐसी तकलीफ भी नहीं होती। अगर एक ही हड्डी होती तो कितना अच्छा होता। भगवान को मैंने बोला है अभी कि जो नया प्रोडक्शन करोगे आप 2020 से, उसमें आप वैसा करो तो हमें स्पाइन का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। लेकिन अगर ऊपर से लेकर नीचे तक अगर एक ही हड्डी होगी तो प्रॉब्लम तो स्पाइन में कुछ नहीं होगा, लेकिन हम जो है ना अपना मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। ऊपर से लेकर नीचे तक अगर एक ही हड्डी होगी तो झुक नहीं पाएंगे, इधर उधर नहीं कर पाएंगे, सीधे चल रहे हैं। और इधर अगर सोने की दुकान है, अच्छे अच्छे डिजाइन लगे हुए हैं, तो देखने के लिए पूरा मुंडा पड़ेगा ऐसा, तब दिखेगा, नहीं तो दिखेगा ही नहीं। अगर कुछ चीज अगर नीचे गिर जाए, उसको अगर उठाना है तो कैसे उठाएंगे? कैसे उठाएंगे? क्या लगाना पड़ेगा? अच्छा, लो चुंबक। प्लास्टिक का होगा तो कैसे उठाएंगे? लोहे का होगा तो उठा लेंगे, प्लास्टिक का होगा तो कैसे उठाएंगे? मतलब हम नीचे झुक नहीं पाएंगे। इसीलिए फिर भगवान ने वो प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए, बोला ऐसे ही बनेगी। मतलब ऐसे ही बनेगी अगर, तो हमें इसका ध्यान भी रखना पड़ेगा। क्योंकि क्या हो रहा है अभी, ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, थोड़ा सा एक वीडियो हम देखेंगे यहाँ पर
उस वीडियो में हमें क्लियर समझ में आ जाएगा कि वो स्पाइन जो हमारी रीढ़ की हड्डी वो किस तरह से बनी हुई है। The spinal column or backbone is one of the most important parts of your body. It provides the main support, allowing you to stand upright, bend, and twist. Stop. देख सकते हैं आप यहाँ पे कि वो जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, ऐसे तो हमें दिखती नहीं है, लेकिन यहाँ पे एनिमेशन के द्वारा दिखाया गया है कि किस तरह से हमारी रीढ़ की हड्डी है। जब हम आगे झुकते हैं, इधर उठते हैं, इधर झुकते हैं, तो वो सब में ये हमें मदद करती है। अब अलग अलग जो हड्डियाँ हैं उनको बोलते हैं वर्टेब्रा। अलग अलग वर्टेब्रास को मिलके जो है ये हमारी रीढ़ की हड्डी बनी हुई है। अगर आप देखेंगे तो दो हड्डियां जो है ना, दो हड्डियों के बीच में भी कुछ है यहाँ पर, इसको बोलते हैं डिस्क, इसको बोलते हैं गादी, ताकि दो हड्डियों के बीच में घर्षण ना हो, घस घस के हड्डियां खत्म नहीं हो जाए, इसके लिए दो हड्डियों के बीच में क्या दिया हुआ है, डिस्क दिया हुआ, गादी। और गादी होने की वजह से साथ में क्या हो रहा है कि दो हड्डियों के बीच में यहाँ जगह भी बन रही है, और इस जगह में से हमारी नसें जो है वो बाहर निकलती है। जो ब्रेन में से मेन नस आ रही है, उसकी जो ब्रांचेस निकल रही है, वो ब्रांचेस निकलने के लिए भी यहाँ से जगह बनी हुई है। आगे देखिए। 33 individual bones interlock with each other to form the spinal column. The vertebrae are numbered and divided into regions. स्टॉप करिए। अभी आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, इसमें ये जितनी भी हड्डी है ना, इसमें कहीं पे भी जॉइंट नहीं है। ये हड्डियों में कहीं पर भी जॉइंट नहीं है कहीं पर। ये एक दूसरे के ऊपर एक ऐसे ही रखी हुई है, आप कभी भी इसको ऐसे घुमा सकते हैं। ये देख लीजिए, देखा आपने, ये ऐसे घूम सकती है कहीं पे। ये जॉइंट इसीलिए नहीं दिया हुआ है कि आप इधर उधर जिधर चाहिए उधर आप अपना मूवमेंट कर सकते। अगर जॉइंट होता है इनके बीच में, अगर हड्डियों के बीच में, तो ये अलग अलग बना के भी कोई मतलब नहीं होता, वो हिलती ही नहीं कुछ। इसलिए जॉइंट नहीं किया गया किसी को भी। और जॉइंट नहीं होने की वजह से ही इसके अंदर प्रॉब्लम भी कभी भी आ सकता है। जैसे हम ऊंची तकिया लेके सोते हैं, सुबह उठते हैं तो गर्दन अकड़ जाती है, क्यों? क्योंकि जॉइंट कहीं पर भी नहीं है, जिसकी वजह से जो है ये कहीं पर भी ऐसे आड़े टेढ़े हो सकते हैं। और जब ये आड़े टेढ़े हो जाते हैं तो फिर हमें शरीर के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है। ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, इसको अभ्यास करने के लिए जो है इसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर का जो भाग है उसको बोलते हैं सर्वाइकल। सबसे ऊपर का भाग को क्या बोलते हैं? सर्वाइकल। या फिर हम बोल सकते हैं हमारे गर्दन का हिस्सा, जो बीच वाला हिस्सा है, इसे बोलते हैं थोरेसिस। और सबसे नीचे जो है, जो हमारा कमर वाला हिस्सा, उसे बोलते हैं लुम्बर। सर्वाइकल, थोरेसिस और लुम्बर। सर्वाइकल जो है, इसमें 7 हड्डियां होती है। सबसे ऊपर जो सर्वाइकल है, इसमें कितनी हड्डियां होती है? देखिए यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा आपको, सर्वाइकल 7 हड्डियां। और ये जो अलग अलग हड्डी है, इसको अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे हम सभी यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हुए, आप सभी को भी अपना अपना अलग अलग नाम है। क्यों अलग अलग नाम दिया गया है? ताकि हर एक की अपनी अपनी पहचान हो सके। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कहीं पर जाते हैं, तो आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आया हुआ है वो पता चल सके, इसके लिए हर एक को नाम दिया गया। तो जो सर्वाइकल है, उसकी जो हड्डी है, उनको C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7, इस तरह से इनको नाम दिया गया। बीच वाले जो है उनको बोलते हैं थोरेसिस। तो T1, T2, T3, T4, T5, T6 से लेके T12 तक। और लुम्बर जो है L1 से लेके L5, इस तरह से। और सबसे नीचे जो है, यहाँ पर नीचे वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं सैक्रम। और उसके भी नीचे जो है, इसको बोलते हैं कॉक्सिक्स। इस तरह से टोटल मिला के इसमें जो नसें निकल रही है, नसें, ये जो नसें है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जिस तरह से हमारे शरीर में ब्लड वेसल्स होती है, रक्तवाहिनी, रक्तवाहिनी का काम होता है खून पहुंचाना, एक जगह से दूसरी जगह पे खून पहुंचाना। उसी तरह से हमारे शरीर में जो नसें हैं, नर्व्स, इनका काम है मैसेज पहुंचाना, संदेश। जो हमारे शरीर में जो ब्रेन बोल रहा है, दिमाग जो ऑर्डर दे रहा है, वो ऑर्डर हमारे अवयवों तक, ऑर्गन्स तक पहुंचाना, ये काम है हमारे नसों का। और ऑर्गन जो बोल रहे हैं, अवयव जो बोल रहे हैं, वो हमारे ब्रेन तक पहुंचाना, ये काम किसका है? ये हमारे नसों का। नसों का काम क्या है? संदेश पहुंचाना, मैसेज पहुंचाना। कौन सा वाला मैसेज? जो हमारे ऑर्गन्स, अवयव, आंखें, नाक, कान, ये जो बोल रहे हैं, वो मैसेज कहां तक पहुंचाना है? जैसे अच्छी अच्छी अगर खुशबू आएगी अगर खाने की, तो हमारा नाक जो है, यहाँ से नसें जो है वो मैसेज पहुंचाएगी ब्रेन को कि खाने की खुशबू आ रही है। तो ब्रेन जो है वो तुरंत मुंह में, यहाँ पे जो लाल ग्रंथि है ना, उसको मैसेज भेजेगा कि नल चालू कर दो। समझ में आया? और जब हम वो खाना खाएंगे, तब फिर ब्रेन पेट को मैसेज भेजेगा कि अंदर आग जला दो, कि वो जो खाना आया हुआ है उसको जलाने, मतलब हजम करने के लिए जो जरूरी है वो चीज़ें वहाँ पर बनाना शुरू करो। जैसे हम
यूरिनरी ब्लैडर, पेशाब की थैली हमारी जो है, उसमें पेशाब जब जमा होता है, जब लगभग 50% तक हमारी पेशाब की थैली जब भर जाती है, तो यहाँ से मैसेज जो है वो हमारे ब्रेन को भेजा जाता है कि अब पेशाब की थैली भर गई है, अब आप टॉयलेट में जाकर खाली कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं, अभी 50% भरी हुई है, तो जो भी हाथ में काम है वो सारा काम निपटा कर फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, टॉयलेट में जाते हैं। सही है गलत है? बराबर है कि नहीं? लेकिन क्या होता है ना, ये जो नसें है, नसें जो है ये कभी कभी दब जाती है। किस वजह से दब जाती है? कि ये जो हड्डी है इनका अलाइनमेंट बिगड़ने की वजह से। जैसे मान के चलिए कि अगर ये मेरी रीढ़ की हड्डी है और इसमें से नसें निकल रही है, अगर हड्डी अगर टेढ़ी हो जाए इस तरह से, तो क्या होगा, ये नस दबेगी, और जब ये नस दबेगी तो इसका जो काम है मैसेज भेजने का, वो मैसेज आगे नहीं पहुंचेगा, या फिर वो जो मैसेज है वो जितने स्पीड में जाना चाहिए, जिस स्पीड में जाना चाहिए उस स्पीड में नहीं जाता, धीरे धीरे जाता है, रुक रुक के जाता है। अब पेशाब की थैली 50% भर गई, मैसेज जाना चाहिए था, लेकिन अगर वो नस दबी हुई है, मैसेज नहीं गया। जब पूरी भर गई 100% तब मैसेज गया। अब क्या होगा, अब पूरी भर गई है, फिर मैसेज गया यहां पर। अब जब मैसेज पहुंचेगा, जो हाथ में काम है वहीं पे छोड़कर फटाफट भागना पड़ेगा। सही है गलत है? और जब वहां पहुंचेंगे, अगर अंदर पहले से कोई गया हुआ है, ठक 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 ठक, और वो निकले ही नहीं बाहर, तो क्या होगा, तो क्या होगा? किसी के साथ में हुआ है ऐसा? उस सर चुपचाप हाथ उठा रहे, मेरे साथ में हुआ था ऐसा। तो ये जो मैसेज है, मैसेज जो है ये जल्दी जल्दी पहुंचना चाहिए कि धीरे धीरे पहुंचना चाहिए? जल्दी जल्दी पहुंचना चाहिए कि धीरे धीरे? धीरे धीरे पहुंचेगा तो क्या होगा? धीरे धीरे पहुंचेगा तो क्या होगा? बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, जब ये रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ जाती है तो उनके मैसेज जो है वो धीरे धीरे पहुंचने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सुबह खाना खाया हुआ है सुबह, लेकिन नसें अच्छे से काम नहीं कर रही है। मान के चलिए पेट में जाने वाली नस अगर अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो सुबह खाना खाया हुआ है, दोपहर तक, जब दोपहर को खाना खाने का टाइम आता है, ऐसे लगता है पेट भरा हुआ है, क्योंकि वो नस दबी हुई है, जिसके वजह से वो जो काम है वो कैसे हो रहा है, धीरे धीरे। शाम हो गई फिर भी ऐसे लगता है कि कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही। किसके वजह से? क्योंकि वो नस दबी हुई है। लेकिन वहीं पे जब वो नस खुल जाएगी तो सुबह भी नाश्ता करेंगे, दोपहर को वापस भूख लगेगी, दोपहर को खाना खाया, वापस शाम को नाश्ता करेंगे, फिर वापस रात को खाना खाएंगे। ये कब होगा? जब हमारा मैसेज जो है वो अच्छे से हमारे शरीर में होते रहेगा तभी। और ये जब मैसेज हमारे शरीर में अच्छे से होते रहता है तो शरीर के अंदर जो चीजें बनती है, लाल बन रही है, खाना हजम करने के लिए जो बनना चाहिए वो बन रहा है, घुटने के लिए जो जरूरी है लिक्विड वो भी बन रहा है, ये सारी चीजें हमारे शरीर के अंदर ही बनती है। इसलिए बोलते हैं हमारा शरीर जो है ना दवाखाना है, दवाखाना हमारा शरीर, इसमें सब दवाई अंदर ही बनती है। आंखों के लिए जो लिक्विड चाहिए वो भी यहीं पे बनता है, मुंह के लिए जो लिक्विड चाहिए वो भी यहीं पे बनता है, सब कुछ कहां पे बनता है? अंदर ही बनता है। लेकिन जब ये हमारी नसें दब जाती है तब क्या होने लगता है, ये जो अंदर बनना है वो अंदर बनना बंद हो जाता है, और जब अंदर बनना बंद होता है तो फिर हमें वो बाहर से दवा खाना, जब अंदर का बंद हो जाएगा तो बाहर से दवा खाना पड़ेगा। बाहर से दवा खाना अंदर है कि अंदर का दवा खाना चालू करना अच्छा है? क्या करना अच्छा है? अंदर का दवा खाना चालू करना अच्छा है। तो अंदर का दवा खाना कब बंद हो जाता है वो थोड़ा हम देखते हैं। अंदर का दवा खाना कैसे बंद हो जाता है, थोड़ा सा आगे देखेंगे हम यहाँ पर। C1 through C7 cervical vertebrae form your neck, support your अभी तक head जो and बातें neck, हमने and की थी allow you उसका to यहाँ nod रिपीट हो रहा है। and shake your head. T1 through T vertebrae carry most of the weight of your upper body and provide a stable center of gravity when you move. 5 vertebrae of the sacrum and 4 of the coccyx are fused. It makes up the back wall of your pelvis. Between each of the movable vertebrae is located the intervertebral disc. Intervertebral discs consist of a thick outer layer with a crisscrossing fibrous structure, annulus, that surrounds the ये soft डिस्क के बारे में gel-like बताया जा रहा है, center जो गादी है of ना the दो nucleus. हड्डियों के बीच में, उसके बारे में बताया जा रहा है, डिस्क के बारे में।
Discs function like shock-absorbing springs. देखिए जो The डिस्क है इसका annulus काम pulls क्या the है, vertebral bodies जो झटके together लगते हैं ना against हमको, the elastic छलांग लगाते हैं resistance हम, of the तो वो gel-filled एब्जॉर्ब करने का nucleus. शॉक एब्जॉर्बर की तरह वो काम करती है। When you bend, the nucleus साथ ही acts साथ- like a ball bearing, allowing the vertebral bodies to roll over the incompressible gel. हमारी जो Each मूवमेंट होती disc है works इस in तरह concert से with वो two सब facet जो ये joints, डिस्क की वजह से forming होती a है। spinal motion segment. यहाँ पे बताया गया है कि इसमें The कोई भी जॉइंट biomechanical नहीं है। function of each pair of facet joints is to guide and limit the movement of the spinal motion segment. The surfaces of the joint are coated with cartilage that helps each joint move smoothly. Directly behind the discs, the ring-like vertebral bodies अभी देखिए create a आप। vertical tunnel called the spinal canal or ये जो neural हड्डियां एक canal. दूसरे के ऊपर जो रखी गई है, The spinal cord and spinal उसी की वजह nerves से pass एक बीच through में the से spinal canal, इस तरह से which पाइप की तरह protects बन रहा है them जिसमें from से हमारी जो injury. ये मेन नस है वो बाहर निकलती है। The spinal cord और is फिर the इसी में major से column of nerve tissue जोड़ियों में that is सब नसें connected निकली to हुई the है। brain and serves as an ब्रेन से information जो मैसेज है superhighway between the कंटिन्यू brain and लगातार body. इस तरह से पूरे शरीर में हमारे फैलते रहते हैं। The nerves in your spinal cord branch off to form pairs of Stop nerve please. roots that travel देखिए आप इस तरह से देख सकते हैं, मेन नस जो अंदर से गई हुई है, फिर उसके बाद में जो ब्रांचेस वहां से सब निकली हुई है जो हमारे पूरे शरीर के अंदर फैली हुई है। अभी जो नसें हैं जिनकी हम बातें कर रहे हैं, जो मैसेज पहुंचाने वाली नसें हैं, ये हमारे शरीर में, पूरे शरीर में सभी जगह पे, पूरे शरीर में ये फैली हुई है। चेक कर रहे हैं आपको, नसें पूरे शरीर में फैली हुई है या नहीं हुई? उंगली को काट के देखिए, ऐसा दर्द होगा कि नहीं होगा? कभी कभी क्या होता है ना, हम बैठे होते हैं, मॉस्किटो, मच्छर आंखों से नहीं दिखता, लेकिन वो यहाँ पे बैठा हुआ है, अगर यहाँ पे अगर बैठा है तभी भी यहाँ की जो नसें है वो मैसेज भेजती है यहाँ पे, और हमने देखा भी नहीं है, फिर भी हमारा हाथ जो है वहाँ चला जाता है। किसके वजह से? ये नसों की वजह से। मतलब ये जो नसें है ये हमारे पूरे शरीर के अंदर फैली हुई है। सिर्फ जो हमारे नाखून है, नाखून वो भी कौन से, जो बड़े हुए उसको, और हमारे जो बाल है उनको छोड़कर हमारे पूरे शरीर के अंदर हमारे नसों का जाल फैला हुआ है, और इन्हीं नसों की वजह से पूरे शरीर के अंदर हमारा काम चलता रहता है। जो हमारा ब्रेन है, दिमाग, इसके अंदर पूरा एनर्जी भरी हुई है, जिसको बोलते हैं चेतना। चेतना आपने सुना होगा, चेतना, कि आज हम अगर हम जिंदा है, जीवित है, तो किसकी वजह से? चेतना की वजह से। भगवत गीता में लिखा हुआ है, भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने, कि सर्वभूतों में जितने भी लोग हैं, जितने भी प्राणी मात्र है, सर्वभूतों में मैं चेतना हूं। जितने भी प्राणी मात्र है उन सभी के अंदर मैं हूं। किस रूप में? चेतना के रूप में। और ये जो चेतना है, ये चेतना जो हमारे शरीर में दौड़ती है वो इन नसों के द्वारा दौड़ती है। किसके द्वारा दौड़ती है? नसों के द्वारा। और ये जब चेतना जब हमारे किसी अवयव तक नहीं पहुंचती है, जब परमात्मा ही नहीं पहुंचेगा वहां पे, तो क्या काम करेगा? वो काम करेगा? नहीं करेगा। सेराजम क्या करता है? ये जो चेतना नहीं पहुंच पा रही है अवयवों तक, उस चेतना को क्या करता है? वो फिर से उन अवयवों तक पहुंचने लगता है, और फिर वहां पे जाकर वो चेतना उनको हिलाने लगती है कि करो करो, जो नहीं कर रहे थे अभी तक वो काम चालू करो। फिर जो इंसुलिन नहीं बन रहा था बनने लगता है, आंखों में पानी नहीं बन रहा था बनने लगता है, ज्यादा बन रहा होगा अगर, उसको भी वहां पे पहुंच के, ज्यादा क्यों बन रहे हो? तो ये जो चेतना है, जब आदमी मर जाता है, आंखें भी यहीं पे, नाक भी यहीं पे, सब यहीं पे, क्या निकल गया उसमें से? वही होती है चेतना। नहीं, अब उसको कितने भी चिमटे निकालो, उससे ऊपर कितने भी मच्छर बैठने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि अब चेतना नहीं है उसके अंदर। वो जो चेतन सत्ता है वो उसके अंदर से निकल गया, और ये जो चेतना है वो हमारे नसों के द्वारा हमारे पूरे शरीर के अंदर फैलती है। अब आज जो वर्ल्ड स्पाइन डे यहाँ पे मनाया जा रहा है, इसके पीछे का सिर्फ एक ही मकसद है कि ये जो हमारे शरीर में जो मैसेजिंग है, ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये जो नसें है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी में से निकली हुई है। और जब हमारी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर ऐसी हो जाती है, तब जाके जो मैसेजिंग का काम है वो हमारे शरीर के अंदर अच्छे से नहीं होता है। और सेराजम क्या करता है? हमारी रीढ़ की हड्डी को ही फिर से सही करता है। जब हमारी रीढ़ की हड्डी सही हो जाती है तब हमारे शरीर में सारा काम अच्छे से होने लगता है। ये जो नसें जो यहाँ से निकली हुई है, थोड़ा सा शॉर्टकट में हम देखेंगे यहाँ पर कि ये नसें, एक एक जो नस निकली हुई है, ये एक एक नस को एक एक एरिया दिया गया कि आपको यहाँ का एरिया संभालना है, आपको यहाँ का एरिया संभालना है। पीपीटी लगा। एक एक नस जो इसमें से निकल रही है बहुत ही कीमती है। अगर एक भी नस दब जाए, अगर एक भी नस अगर दब जाए, जैसे सिर्फ फॉर एग्जांपल अगर जो लुम्बर, कमर में से निकलने वाली, जो हमारे लुम्बर में जो 3 नंबर का वर्टेब्रा है, वहां से निकलने वाली नस अगर दब जाए, तो अगर लेडीज है तो वो कभी मां नहीं बन सकती,
सिर्फ एक नस दबने की वजह से। अगर जेंट्स की दब जाए वो कभी बाप नहीं बन सकता। इतनी इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के अंदर की नसें। अब कौन सी नस का क्या काम है वो थोड़ा सा हम यहां पर देखते हैं। फटाफट मैं दिखाऊंगा आपको, आप देखते जाइए सिर्फ। देखिए यहां पे लिखा हुआ है प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी स्पाइन, कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है इसका अलाइनमेंट, यानी अगर एक कोई बिल्डिंग है उसका जो पिलर है वो अगर सही होगा तभी बिल्डिंग सही से खड़ी हो सकती है। अगर हमारी भी हमारा जो पिलर है रीढ़ की हड्डी ये भी अगर सीधा होगा तभी हमारा शरीर सही रहेगा। अगर पिलर अगर इधर झुक जाए तो क्या होगा? रीढ़ की हड्डी अगर इधर हो जाए तो क्या होगा? थोड़ा सा आप करके देखिए, अपनी रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा ऐसे झुका के देखिए एक तरफ, क्या हो रहा है? जिस तरफ वो झुक रही है उधर के जो अवयव है उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है, उधर के अवयव पर क्या आ रहा है? दबाव आ रहा है, प्रेशर आ रहा है। अब अगर उनके ऊपर दबाव आएगा, किडनी, लीवर, इनके ऊपर अगर दबाव आएगा तो वो अच्छे से काम करेंगे? नहीं करेंगे। और इस तरफ हुई है तो इधर वाले जो है इनके ऊपर खिंचाव आ रहा है, वो खींच रहे, जिसके वजह से हमारा शरीर जो है वो अच्छे से काम नहीं कर सकता। इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है कि प्रॉपर अलाइनमेंट, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसका अलाइनमेंट जो है वो एकदम सही रहना बहुत बहुत जरूरी है। आप भी अपने रीढ़ की हड्डी का अलाइनमेंट सही है या नहीं है वो चेक कर सकते हैं। अपने गाड़ी का तो हम चेक करते हैं हर महीने। 4 व्हीलर का अगर अलाइनमेंट अगर बिगड़ जाए तो गाड़ी राइट में जाएगी, लेफ्ट में जाएगी, सीधा नहीं जाएगी, फिर स्टीयरिंग पकड़ के रखना पड़ता है। उसका अलाइनमेंट हम हर 1000 किलोमीटर के बाद में चेक करते हैं। लेकिन हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसका अलाइनमेंट सही है या नहीं है वो भी आप चेक कर सकते हो। कैसे चेक कर सकते हैं? आपके जूते देखकर। जूते कि जब नया खरीदा था तो दोनों का हिल बराबर था, लेकिन 1 महीने के बाद में क्या हुआ? एक घस रहा है। क्यों एक घस रहा है? क्योंकि एक साइड में हमारी रीढ़ की हड्डी झुक गई है। समझ में आया? आया? आप जब अपने बेटे के लिए बहू देखने के लिए जाएंगे, लड़की देखने के लिए जाएंगे, उस टाइम पे उसका चेहरा तो देखना सुंदर सुंदर, लेकिन साथ में रीढ़ की हड्डी भी देखना। क्या देखना है? पहले के लोग चेक करते थे, पहले के लोग, कि वो कलर कौन सा है बताओ, गाना गा के बताओ, बराबर है कि चल के दिखाओ, सब करते थे ना। सही है गलत है? आप क्या चेक करना? रीढ़ की हड्डी। उसकी रीढ़ की हड्डी मतलब बॉडी पोस्चर, वो अगर ऐसा होगा, ताली भी बहुत धीरे धीरे बजा रहे हैं आप। लगता है सबके बच्चों की शादी हो गई है लगता है, या कंफ्यूजन है कि हमारा बेटा हमको पूछेगा ही नहीं, बाहर से लेके आ जाएगा डायरेक्ट। आज कहाँ पूछते हैं कोई, वो खुद ही लेके आ जाते हैं। लेकिन अगर खुद लेके आ गए और आने के बाद अगर आपको पता चले कि उसकी रीढ़ की हड्डी ऐसी है तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? सेराजम में लेके आइए, अलाइनमेंट सही करने वाली मशीन अपने पास है। तो वही चीज यहां पे लिखी हुई है कि अगर हमारी रीढ़ की हड्डी अगर टेढ़ी हो जाती है, क्योंकि ये हो ही जाती है, हमारा बैठने का तरीका, उठने का तरीका, लेटने का तरीका, इन सब की वजह से हमारी रीढ़ की हड्डी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने लगता है। और उसके वजह से हमारे जो एक तरफ के जो मसल्स है उनके ऊपर प्रेशर आने लगता है, वो श्रिंक होने लगते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गन्स पे भी प्रेशर आता है। और ऑर्गन्स पे जब प्रेशर आता है तो उनका जो काम करने की जो स्पीड है वो धीरे धीरे हो जाती है, स्लो हो जाती है, और जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां होने लगती है। और यहाँ पे वही चीज लास्ट में लिखा है कि अगर आप अपने स्पाइन का ध्यान रखेंगे, स्पाइन के अलाइनमेंट को अगर रेगुलर अगर एक्सरसाइज करके या रेगुलर थेरेपी लेके अगर आप सही रखते हो तो आप हैप्पी और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि वाई स्पाइन इज द रूट ऑफ बॉडी। देखिए यहाँ पे स्पाइन का फोटो दिया गया है, और अगर आप पढ़ेंगे इसको ध्यान से तो पूरे शरीर में जितने भी हमारे अवयव है उन सारे अवयवों का इसके अंदर नाम आया हुआ है। अभी जो मैं बात कर रहा था कि पहला जो वर्टेब्रा हमारा, उसमें से निकलने वाली जो नस है C1, वो कहाँ जा रही है? देखिए यहाँ पे बताया गया है, किस में जा रही है? हमारे ब्रेन में। C1 में से निकलने वाली नस कहाँ पे जाती है? हमारे। अगर C1 में अगर प्रॉब्लम आ जाए तो दिमाग से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हमें हो जाएगी, ब्रेन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम। उसके बाद में C2 कहाँ जा रही है? आंखें, कान और जबान। मतलब गांधी जी ने जो बताया था ना, C2 सर्वाइकल में से निकलने वाली 2 नंबर की नस।
आंखों में जाती है। अगर इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो आंखों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, उसके बाद में कान से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, और उसके बाद जबान, इससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम हम लोगों को हो सकती है। अगर इनसे जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स की अगर बात करें, हमारे सेंटर में एक मम्मी आती है, 82 उम्र है उनकी, 82। अब उनको प्रॉब्लम क्या हो गया था, उनकी गर्दन ऐसी हो गई थी जिसके वजह से उनकी यहाँ की जो नस है 2 नंबर की वो दब रही थी, जिसकी वजह से क्या हो गया था उनको प्रॉब्लम कि हमारे मुंह में जो लाल बनती है ना, वो लाल बनना बंद हो गया। अब लाल बनना बंद होने की वजह से, ये छोटा प्रॉब्लम है बड़ा प्रॉब्लम है, लाल बनना बंद हो जाए तो क्या हो गया, मुंह सूखता था उनका, लाल ही नहीं बन रही, पानी नहीं बन रहा अंदर। अब जब रात को सोते थे हम लोग भी, जब ज़्यादा टाइम पानी नहीं पीते तो हमारा भी मुंह सूखने लगता है, चिपकने लगती है जबान ऊपर नीचे, होठ भी चिपकने लगते हैं। अब जब उनका लाल नहीं बन रहा है, अब प्रॉब्लम क्या हो रही थी उनको, जो जबान है वो रात को जब सुबह उठते थे वो चिपक जाती थी ऊपर और निकलती ही नहीं थी, चिमटी से पकड़ के खींचना पड़ता था, या फिर बहुत सारा तेल लगाना पड़ता था, क्रीम लगाना पड़ता था, तब जाके वो वहाँ से निकलती थी। ऐसी प्रॉब्लम उनको 82 की उम्र में हो गई थी। जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला अब आपकी उम्र हो गई है, 82 हो गई आपकी उम्र, अब ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम तो होते ही रहेंगे। लेकिन किसी ने उनको बोला आप सेराजिम में आइए, सेराजिम में आए, थेरेपी लिया 2 महीना 3 महीना, जब रीढ़ की हड्डी जो ऐसी थी ऐसी हो गई, C2 खुल गई। अब क्या हो रहा है, अब जो लाल नहीं बन रही थी वो लाल उनकी बनने लगी। सही में अभी भी अपने भारत में बहुत सारे लोगों को, हमने ये जो नर्वस सिस्टम है स्कूल में भी पढ़ा है, आप सभी ने पढ़ा है स्कूल में भी, लेकिन ये पता नहीं था कि सब कुछ यहीं पर है। अगर देखा जाए तो हम जब छोटे थे हमने पेड़ भी लगाए, पेड़ हमने लगाए, सही ने सभी ने लगाए ना पेड़। जब हम पेड़ लगाते हैं तो हम सबको पता है कि पानी कहाँ पे डालना है, कहाँ पे पानी डालना है। पेड़ के बारे में तो हमको पता था कि पानी जड़ में डालना है, जड़ में डालेंगे तो पत्तों को भी मिलेगा, फूल को भी मिलेगा, फल को भी मिलेगा, ये हमें पेड़ के बारे में पता था। लेकिन हमारे शरीर के बारे में हमें नहीं पता था कि इसकी जो जड़ है हमारे शरीर की, वो है हमारी रीढ़ की हड्डी। हम लगे हुए थे पत्तों के पीछे, फूल के पीछे, फल के पीछे, लेकिन जड़ का पता ही नहीं था। जड़ का अगर ध्यान रखेंगे तो पत्ते, फूल, फल सब अच्छे हो जाएंगे। यही आज वर्ल्ड स्पाइन डे पे हमें मैसेज देना है। बहुत सारे लोगों को अभी पता ही नहीं है इसके बारे में। हमारे सेंटर में एक डॉक्टर आए थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे, उनको घुटने का दर्द था, घुटने की प्रॉब्लम थी उनको, तो अपने किसी कस्टमर ने उनको बताया कि आप सेराजिम में जाओ। कहाँ पे जाइए आप, वो सेराजिम में आए। सेराजिम में आने के बाद जब उन्होंने थेरेपी लेना शुरू किया, पहला दिन था उनका, थेरेपी ले रहे थे, तो जो टीचर थे हमारे, उनको उन्होंने पूछा कि मुझे प्रॉब्लम तो घुटने में है, यहाँ पे क्यों दे रहे हो, प्रॉब्लम कहाँ पर है, घुटने में प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्यों दे रहे हो। तो टीचर ने उनको समझाया कि हमारे शरीर की जड़ रीढ़ की हड्डी होती है, नर्वस सिस्टम वहाँ से है, नसें वहाँ से जाती है, इसके लिए हम यहाँ पे देते हैं तो आपका वो ठीक। लेकिन उनको भरोसा नहीं हुआ, तो फिर टीचर ने मुझसे मिलाया, मैंने भी वही बात बोली, फिर भी उनको भरोसा नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या किया, उनके एक बहुत बड़े दोस्त थे डॉक्टर, हड्डियों के स्पेशलिस्ट, उनको फोन लगाया और उनको पूछा कि हमारा घुटना और हमारी रीढ़ की हड्डी, इसका कोई संबंध होता है क्या। ऐसा उन्होंने दूसरे डॉक्टर से पूछा, तो वो जो डॉक्टर थे स्पेशलिस्ट, उन्होंने बताया हो सकता है। उन्होंने क्या बताया, सही में अभी हमको पता ही नहीं है। मैं भी खुद मेडिकल फील्ड का आदमी हूं, मुझे भी पता नहीं था। सेराजिम में आने के बाद पता चला कि रीढ़ की हड्डी जो है ये इतनी जरूरी है, अगर इसका ध्यान रखेंगे तो हम सेहतमंद हो सकते हैं। और यहां पे जितने भी पगड़ी पहन के बैठे हुए वो सब इसका एग्जाम्पल है कि जब से हमने रीढ़ की हड्डी का ध्यान रखना शुरू किया है, तब से हमारे जीवन में खुशियां आई है। और वही बताने के लिए आज का दिन यहां पर रखा गया है। आज वर्ल्ड स्पाइन के डे के मौके पर आज हम सब मिलकर एक प्रतिज्ञा करते हैं, प्रण लेते हैं कि ये जो रीढ़ की हड्डी के बारे में हमें पता चला है, हमारे जड़ के बारे में हमें पता चला है, जो मूल हमें हाथ में मिल गया है, अब उसे छोड़ेंगे नहीं, अब उसका ध्यान रखेंगे। और इसका अगर ध्यान रखेंगे तो लाइफ टाइम तक सेहतमंद रहेंगे। तो वादा करना है आज आप सभी को, मुझे करेंगे वादा, ये वादा करना है कि मरते दम तक, लाइफ टाइम तक अपने रीढ़ की हड्डी का ध्यान, रीढ़ की हड्डी का ध्यान, स्पाइन मैनेजमेंट करेंगे करेंगे करेंगे। स्पाइन मैनेजमेंट कब तक करेंगे, कब तक करेंगे,
मरते दम तक क्या करने की जरूरत है? हाँ, 100 साल तक करेंगे। सही में आप सभी ने जो वादा किया है, आज हमारे एमडी सर भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं भी सेरेजम कंपनी की तरफ से आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी रीढ़ की हड्डी का ध्यान रखने के लिए आपको भी जिस भी मदद की जरूरत पड़ेगी, जिन भी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, वो सारी मदद हमारे सेरेजम कंपनी की तरफ से लाइफ टाइम तक, मरते दम तक आप सभी के लिए हम करते रहेंगे। आप सभी ने इतने ध्यान से लेक्चर सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर कि C1 कहाँ जाती है, C2 कहाँ जाती है, लेकिन टाइम भी हमारे पास थोड़ा कम है। इसके लिए जो है अगली बार जब मिलेंगे, 2 चीज़ें करना ज़रूरी है सेहतमंद रहने के लिए। सबसे पहला रीढ़ की हड्डी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और दूसरी जो चीज़ है वो अपने शरीर को गर्म रखना। दूसरी चीज़ क्या ज़रूरी है? शरीर कैसा होना चाहिए? चाय कैसा होना चाहिए? खाना कैसा होना चाहिए? पति कैसा होना चाहिए? उसके बारे में अगली बार बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू। एक बार हमारे वाइस एमडी रविंद्र सर के लिए जोर से करेंगे, जोर से। तो जो इन्होंने बताया रीढ़ की हड्डी का मैनेजमेंट, बराबर ना, उसके माध्यम से हम लोग क्या हो सकते हैं? सेहतमंद हो सकते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, हाँ या ना? थेरेपी क्यों करना चाहिए? हाँ, स्पाइन मैनेज यहाँ पे भी बताइए, थेरेपी क्यों करना चाहिए? पहले तो ये बताइए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो क्यों करना चाहिए? और कोई जवाब? अच्छे के लिए, और 100 साल जीने के लिए, और रीढ़ की हड्डी मजबूत करने के लिए। सारे जवाब सही है। अब मैं भी एक जवाब देना चाहूंगा। दो एक इंसान को थेरेपी क्यों करना चाहिए, उसका ये जवाब दे रहा हूं। एक इंसान को अपने घर में इज्जत और समाज में इज्जत पाने के लिए थेरेपी करना जरूरी है। जब इंसान सेहतमंद होगा तो वो अपने घर में भी काम आएगा और समाज में भी वो योगदान दे पाएगा। सही है या गलत है? वरना आप जिस कुर्सी पर बैठे उसके 4 पैर है, एक भी पैर अगर कमजोर हो गया तो वो लास्ट में कहाँ जाएगी? आप जहाँ बैठे वहाँ ऊपर पंखा लगा हुआ है, बार बार मेंटेनेंस देगा तो पंखा कहाँ जाएगा? और ये शरीर बार बार मेंटेनेंस देगा तो शरीर कहाँ जाएगा? हाँ, ऊपर जाएगा तो जाएगा, लेकिन उसके पहले जो है जीने की इच्छा खत्म हो जाएगी। तो लाइफ टाइम तक जो है वो इज्जत पाने के लिए शरीर को मजबूत रखना जरूरी है। सही है गलत है? सही है गलत है? हाँ, चलिए, टेस्टिमनी की तो तैयारी है। एक और चीज पूछना चाहूंगा, थेरेपी उन सभी को करना चाहिए जैसे रविंद्र सर ने बताया। जब हम चप्पल लेते हैं तो दोनों भी ब्रांडेड होती है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद एक चप्पल घिस जाती है। इसका यह अर्थ यही है, ऊपर नीचे हो जाता है, कूल्हे की हड्डी ऊपर नीचे हो जाती है। अगर दही हांडी है, एक के ऊपर एक सब लोग चढ़ गए और नीचे वालों का मन किया डांस करने का, तो क्या होगा? क्या होगा? तो यही बात है कि अगर ये कूल्हे वाली हड्डी भी आगे पीछे हो गई तो सारे के सारे 24 मिनट के क्या होंगे? हाँ, अभी सब लोग घर पे जाने के बाद अपनी चप्पल भी देखिएगा एक बार जरा। समझ में आया? समझ में आया? सेराजिम, सेराजिम। तो चलिए, इसी प्रोग्राम को मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? नॉलेज मिल रहा है नहीं मिल रहा है? तो चलिए, इसी प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हुए जो है, अभी हम लोग जो टाइम है हमारा, वो टाइम है टेस्टिमनी का। अभी टेस्टिमनी जो हम लोग बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। टेस्टिमनी मतलब वो लोग अभी अपने बारे में बताएंगे जो सेराजिम में आए थे, थेरेपी करते करते उनकी हेल्थ अच्छी हो गई, तो वो अपने बारे में बताएंगे। तो मैं माइक जो है अरुणा मैडम के हाथ में देता हूँ। एक बार जोर से हम लोग क्लैपिंग करेंगे और टेस्टिमनी भी बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। अच्छा लग रहा है कि हमारे जो गोरेगांव के जितने भी हमारे आई बाबा हैं वो सेराजिम के हैं, आज यहाँ पर उपस्थित हुए। अपने लिए एक बार जोर से क्लैपिंग होना चाहिए। थैंक यू सो मच। और अब ये समय तो है, अब तक हम जो है आपको स्पाइन का नॉलेज दे रहे थे कि स्पाइन कैसी चीज़ है, लेकिन सेराजिम सेंटर, सेराजिम कंपनी ये स्पाइन का कैसे मैनेजमेंट कर रही है, कैसे उसका देखभाल कर रही है और कैसे उसके रिजल्ट हमें मिल रहे हैं, आज इनका जो है आपको टेस्टमनी के ज़रिए आपको मालूम पड़ेगा कि अगर हम स्पाइन मैनेजमेंट करते हैं तो उससे स्पाइन मैनेजमेंट के बाद हमारे शरीर को काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है।
तो वैसे ही हमारे यहाँ पे एक ऐसे शख्स है अरुण खांडेकर, उनके लिए एक बार जोर से क्लैपिंग करना है। प्लीज कम, आइए, बजते रहनी चाहिए तालियां। यहाँ पे आइए। आज जो है हम इनकी बातें सुनेंगे। अंकल और आंटी ये जो है सेराजिम में उन्होंने थोड़ा समय उन्होंने सेराजिम में थेरेपी लिया और काफ़ी समय से जो है वो थेरेपी अपने घर पे कर रहे हैं। तो इनका क्या रिजल्ट है, कैसा इन्हें रिजल्ट मिला है, इसके बारे में जानेंगे। तो पहले तो ये अपना इंट्रोडक्शन देंगे। नमस्ते बोलिए। नमस्ते। 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 क्या नाम है आपका? मिसेस नेत्रा अरुण खांडेकर। सेराजिम के बारे में कैसे पता चला आपको? सेराजिम के बारे में मुझे पूना में पता चला। मेरा ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ और उनकी बीबी और हस्बैंड सब जाते थे वहाँ। तो इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने कहा आप एक दिन तो सेराजिम आके देखिए, हम पूना में नहीं रहते तो रोज़ रोज़ कैसे लेंगे थेरेपी। तो उन्होंने बोला आप एक बार तो आके देखिए। हम शादी के लिए गए थे, 9 बजे हमको रात को निकलना था। फिर हम उनको बोल के वो हमको 4 बजे वहाँ सेंटर में लेके गई और उनको हम दोनों को दिया थेरेपी। वो उनको बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने, अंकल को बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। वो एक एक प्रॉब्लम हम जानना चाहते हैं। हाँ, पहला तो प्रॉब्लम पूरा यहाँ से, हाँ इनको दीजिए। हाँ, पूरा पीठ में दर्द था, पाँव में दर्द था। एक दफ़ा समझो पीठ में अगर ये हो गया तो चल नहीं सकते थे। मतलब सोने का 10-12 दिन, जितना दिन चल नहीं सकते उतना दिन सोने का। 10-12 दिन? हाँ, जब तक वो ठीक नहीं होता है तब तक सोने का। और उसको वो टाइम में ऐसा प्रॉब्लम हो गया था कि पूरा पाँव में दर्द हो रहा था, पूरा पाँव में दर्द, नमनेस आ गया था। तो उन्होंने डॉक्टर को बोला कि मुझे नमनेस आ गया है, चल नहीं सकता हूँ और बहुत दर्द होता है। दर्द होता है तो डॉक्टर ने बोला हाँ आप ये मारा निकालो, ये दवा ले लो, 1 महीने में ठीक हो जाएंगे। तो उसी टाइम पे हमारा लोगों ने हमको बोला, हम एक दिन गए, फिर उन्होंने कहा आप मैट लेके जाइए। ना हम लोग तो जाने वाले हैं 9 बजे। तो बोला आप आज मत जाना, ये मैट का थेरेपी लेके आप देखो सुबह में आपको कैसा लगता है। तो हम वो रात को पूना से नहीं निकले, पूरी रात को मैट पे सोए थे। तो सुबह में इनको बहुत अच्छा लगा, उन लोगों को हमने दे दिया और हम लोग घर में वापस आ गए। उसके वो दिसंबर का है। फिर जनवरी से ऐसा हो गया, उनका खाना खाने का ये है ना क्वांटिटी एकदम आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। कितना खाते थे? आधा चपाती, इतना सब्जी, खत्म। बोलता है पेट भर गया। दिन भर में? पूरा सुबह में ही इतना और शाम को इतना दाल और चावल। डॉक्टर को पूछा क्या हुआ है, कुछ नहीं, सब टेस्ट किया, कुछ नहीं। और ज़मीन पे सोते थे, किधर जाने का है चलो जाएंगे, नहीं, किधर भी मन नहीं। ऐसा 3, 4, 5 महीना हो गया, सब टेस्ट हो गया, कुछ नहीं निकला है, सब ठीक है, लेकिन वो ज़मीन पे सोने लगे। बोलते हैं मुझे ऊपर बिस्तर पे अच्छा नहीं लगता है, ज़मीन पे अच्छा लगता है मुझे। तो बाद में ऐसा लगा, हम लोग ने सोचा चलो वो एक दिन तो हमको इतना अच्छा लग रहा था, हम सेराजिम में जाके क्यों नहीं देखते। हमको मालूम नहीं था गोरेगांव में किधर था। तो गूगल में जाके मैंने सर्च किया तो मुझे एक नंबर मिला। नंबर से मैंने फ़ोन किया तो महेश सर थे वहाँ। हम गए वहाँ, उस दिन बहुत भीड़ थी तो हम दूसरे दिन गए। अरुणा जी से मिले, मुकेश जी से मिले, उन्होंने हमको प्रॉपरली बताया कि ये कैसा थेरेपी है, आप ले लो। और इसके बीच में एक ऐसी शॉकिंग न्यूज़ हो गई कि इनका आवाज़ गया। वोकल कॉर्ड में इनके पैरालाइज जैसा आधा हो गया था। एक कॉर्ड पैरालाइज हो गई, तो 1-2 घंटा आवाज़ रहता था, फिर कुछ नहीं, फिर लिख के देना पड़ता था या हाथ से वो मुझे बोलते थे उनको क्या चाहिए। मतलब आवाज़ पूरी निकलनी बंद हो गई थी? बंद हो गई का, शाम को बंद। फिर 5 बजे के बाद तो आती ही नहीं थी, वो लिख के देते थे। लिखते थे मतलब? हाँ, कोई भी चीज़ हो गई तो वो मुझे लिख के देते थे, बोलते नहीं थे। हाँ, तो इनके यहाँ जाने के बाद ऐसा हुआ, 4-5 दिन के बाद आवाज़ गई नहीं, उनकी आवाज़ वापस आ गई। क्या बात है, एक बार जोर से क्लैपिंग करना है इनके लिए। वोकल कॉर्ड के एक नस में जब इन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो बता रहे कि एक नस में इनके पैरालाइज आ गया है, और अगर ज़्यादा समय अगर ऐसा रहा तो दूसरी नस में भी पैरालाइज आ जाएगा और फिर ये बोल नहीं पाएंगे। लेकिन उस समय लकीली वो सेराजिम में थेरेपी कर रहे थे
और 8 दिन उन्होंने सेराजेम थेरेपी की और 8 दिन के बाद उनकी आवाज़ खुल गई जो अभी तक नहीं गई है। हाँ, मतलब जाती भी है तो बहुत कम टाइम के लिए जाती है, जैसा एसी में बहुत बैठ गए बहुत टाइम तो जाती है, नहीं तो नहीं। और ये पीठ का भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगा। इसका ये क्या है कि हम लोग अगर रिक्शा से जाते, क्योंकि ड्राइविंग तो डॉक्टर ने बंद ही किया था उनका, जब हम रिक्शा से जाते थे तो कितना खड्डा रहता है, रोज़ झगड़ा, किधर जाने का है तो झगड़ा उसके साथ, अरे खड्डा संभालो खड्डा संभालो। वो बोलता है साहब मुझे रास्ता दिखाओ, सब खड्डा ही है। वो बहुत दर्द होता था उनको, एक खड्डा की बाप रे। अभी ऐसा है, अभी वही रास्ते से हम जाते हैं, उतने ही खड्डे थे, लेकिन कोई दर्द नहीं है। हाँ, लेकिन उसका तो अभी ये होने का जो आवाज़ का बोला ना। इसका। हाँ, मुझे और एक है, मुझे यहाँ कुछ ऐसा गट्टू गट्टू बोलेंगे ना, ऐसा सूजन नहीं, कुछ था, मुझे मालूम नहीं था, क्योंकि दर्द कुछ नहीं हो रहा था यहाँ नेक पे पीछे के में। यहाँ आने के बाद वो डॉक्टर के पास मैं गई थी 2 दिन पहले, तो उन्होंने कहा यहाँ कुछ सूजन है, मैं आपको देता हूँ दवा, जाएगा। तो वही टाइम पे हम सेराजेम में आए थे। 10 दिन के बाद ये पूरा गया, वो अभी तक नहीं है। बहुत सारे इसके अच्छे इफ़ेक्ट्स है, उस दवा के जो साइड इफ़ेक्ट्स है ना वो जाते हैं उसमें, क्योंकि आपकी दवा आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। हम सिर्फ 10 दिन गए, लेकिन 10 दिन में हमको ऐसा पता चला कि हमको हमारी अगर सेहत बनानी है तो इसके सिवा चारा नहीं है। अब अंकल कितना खाना खाते हैं? हाँ, अब कितनी रोटियां खाते हैं? अब पूरा जैसे नॉर्मल खाना, 1.5-2 रोटियां सुबह में, शाम को जो भी है नॉर्मल वही खाना खाने लगे। आहिस्ता आहिस्ता सुधार आ गया। अभी वो हमने 10 दिन के बाद उन्होंने कहा इतना भीड़ है तो मैं यहाँ नहीं आऊँगा, क्योंकि बैठने के लिए नहीं होता है। अभी देखो हम 5, 4:30, 4:45 बजे आए, अभी क्या टाइम हो गया, अभी तक बैठे। क्या बात है। अभी भी कभी गाड़ी चलाने को मिलते नहीं जाएंगे, मुझे तकलीफ होती है, ये होती है। अभी बीच बीच में उनको ये आते थे, सड़क आते तो बोले चलो गाड़ी को घुमा के लेके जाते। फिर यहाँ से हम सुबह निकलते खंडाला तक जाने का, वापस आने का। ओह गॉड, क्या बात है। मतलब वो बहुत अच्छा हो गया कि अच्छे हो गए। क्या बात है। तो ये जो हमारे जो गोरेगांव सेराजेम में इन्होंने जो है 10 दिन, ज़्यादा समय थेरेपी नहीं लिया, 10 दिन का रिजल्ट इतना अच्छा कह रहा है, इनके लिए एक बार जोर से क्लैपिंग करना है। थैंक यू सो मच। जैसा इन्होंने कहा है ना वैसा हम लेते हैं, ये दिन में 3 बार और मैं 2 बार, और हमको आहिस्ता आहिस्ता अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। क्या बात है, एक बार जोर से क्लैपिंग करना है इनके लिए। गॉड ब्लेस देम। थैंक यू। अब आपके सामने एक और हमारे हैं दाबोले आंटी, उनके लिए एक बार जोर से क्लैपिंग कीजिएगा। ये नमस्ते 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 नमस्ते। आपका नाम? मेरा नाम है मीना संजय दाबोले। मैं 8 महीने से सेराजेम में आती हूँ। मुझे 7 साल से जो बीमारी है संधिवात, मैंने 3 महीना आयुर्वेदिक किया मगर उससे से कुछ फायदा नहीं हुआ। उसके बाद तो इंग्लिश से डॉक्टर्स के पास गए। इधर एरिया में भी लक्ष्मी नगर में रहती हूँ मैं, तो लक्ष्मी नगर में से भी टेस्टमेंट कराई, फिर मलाड में कराई, फिर बाद में देखो तो मैंने आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का वहाँ इधर गुजरात के साइड में है कि उमरगांव करके एक गाँव है, वहाँ सब आदिवासी खानदेशी लोग रहते हैं। वहाँ जड़ी बूटी से सेका जाता है और वहाँ जूस जो जड़ी बूटी का निकलता है उसी से भी मुझे आराम आया। 3 साल मैंने आराम करी। उसके बाद जो वापस जो संधिवात चालू हुआ उसके अभी तक आराम नहीं। आज मैं सेराजेम में जाने के बाद संधिवात की तकलीफ कब से थी आपको? संधिवात से 7 साल से मुझे तकलीफ है कि उसको थोड़ा आराम आयुर्वेदिक से हुआ था। उसके बाद आराम नहीं तो इंग्लिश डॉक्टर के पास आराम, फिर मैंने दवा करी। तो संधिवात में कितनी गोलियां आप खाते थे? संधिवात में भी और दूसरे साथ में मैं रीढ़ की हड्डी में घुटने का दर्द, ऐसे 33 गोलियां खाती थी। दिन की 33 गोलियां और एक टाइम की 11 गोली खाते थे आंटी जी हमारे। और ऐसी हालत थी कि गोली खाने के बाद आपकी हालत कैसी होती थी? गोली खाने के बाद ऐसा लगता है कि खाना नहीं खाओ, खाना नहीं जाता था। बहुत मुश्किल से सारा दिन में 24 घंटे में 1.5 रोटी बहुत मुश्किल से जाती थी मुझे।
गोली की बात इतनी आती थी कि उस खाने को दिखा नहीं जाता था मुझे कि खाना खाऊं नहीं, और वो बस गोली से तन मन भर जाता था। खाली दूध दोपहर सुबह शाम दूध पीती थी और गोलियां चालू रहता था। 33 गोलियां, कि वो गोली से भी आराम नहीं है। उसके बाद जो बीमारी है तो हड्डी के स्पेशलिस्ट करी मैंने, वो हड्डी के स्पेशलिस्ट में थोड़ा सा आराम हुआ, फिर घर के मजबूरी से मैंने थोड़ा दिन दमबंदी कर दी। तकरीबन इसमें सब कितने खर्चे हो गए आपके? मुझे यहाँ नहीं बोलो तो 7 साल में 7 लाख के आसपास खर्चा करे मैंने। 7 साल में 7 लाख उन्होंने खर्चा किया और दिन भर की 33 गोलियां वो खाते थे। और ये सब कुछ करने के बाद भी संधिवात में, घुटनों के दर्द में और रीढ़ की हड्डी के दर्द में इन्हें आराम नहीं मिला। आज मैं सराजा में आके 8 महीना हुआ। 8 महीने में इतनी अच्छी हुई है कि मेरा संधिवात तो पहला तो 1-1.5 महीने में पूरा चले गया। क्या बात है, एक बार जोर से क्लैपिंग करना है। और अब कितनी गोलियां खाते हैं? अभी तो सिर्फ 2 गोलियां खाती हूँ। मतलब 33 गोलियों में से तकरीबन 31 गोलियां इनकी बंद हो चुकी है। उनके लिए एक बार जोर से क्लैपिंग करना है। 31 गोलियां। अभी रीढ़ की हड्डी में भी दर्द नहीं, कमर में भी नहीं, सिर्फ थोड़ा मामूली घुटने में दर्द बचा है। बस वो थोड़ी देर में शायद मुझे लगता है कि पूरा चल जाए। डायबिटीज अभी सिर्फ खाने के पहला थोड़ा सा भी नहीं है, खाने के बाद मामूली डायबिटीज। पहले डायबिटीज कितना था? 350 के ऊपर मेरा डायबिटीज था 8 महीने पहले का। अब मैंने 3 महीने का पहला चेक कर रही तो खाने के बाद थोड़ा सा डायबिटीज, खाने के पहला कुछ भी नहीं है। क्या बात है, डायबिटीज भी इनका नॉर्मल हो गया है। और आपका वजन कितना कम हुआ है? वजन अभी मुझे 6 किलो कम हो चुका है मेरा। मैं आराम से पूरा घर का काम कर लेती है। वो भी सारा दिन में जितना काम रहता है, मैं खुद दूसरे के ग्लास भर के पानी पीने की उम्मीद में थी। ना नहा सकती थी, ना अपना काम कुछ कर, मेरी लड़कियां दोनों कर लेती थी। मगर अभी एक तो सराजम में है, एक तो शादी करके दे दी मैंने। तो अभी आप जो है, जो पहले आप जो नहीं काम कर पाते अभी वो सब कर सकते हैं? अभी पूरा, खाली झाड़ू लादी नहीं करती, बाकी पूरा काम, खाना बनाना पूरा काम कर लेती हूँ। क्या बात है, एक बार उनके लिए भी जोर से क्लैपिंग करना है। यानी इतना रिजल्ट उनको सेराजिम की थेरेपी से मिली है। रेगुलर सेराजिम करने की वजह से आज इनके शरीर में बहुत सारे फायदे हुए और अभी भी जो है रेगुलर उनकी थेरेपी चालू है। और अभी भी ये चल रहा है कि उनका जो गोलियां हैं वो 2 गोली भी बंद करने के पीछे है कि ये 2 गोली भी मेरी बंद होनी चाहिए। और तकरीबन 31 गोलियां इनकी बंद हो गई है। तो ये जो इतना गोलियां हम जो खाते हैं, अभी गोलियां जो है आप 31 गोली जो खा रहे थे उसका साइड इफेक्ट कुछ हो रहा था आपको? हाँ, हीट बैठती थी। डायबिटीज के अंदर वो इंसुलिन का भी इंजेक्शन मेरे को एक दिन छोड़ के इंसुलिन लेना पड़ता था। जब तक इंसुलिन नहीं ले पाती थी तो मैं चक्कर आना शुरू हो जाता था, बैठ नहीं पाती थी, पूरा राउंड घूमता था, पूरा शरीर में जैसे पूरे घूमते रहता कि मैं बैठ नहीं सकती थी, मुझे पकड़ के चलना पड़ता था। तो आप इंसुलिन भी लेती थी? हाँ, इंसुलिन लेते थे, एक दिन छोड़ के एक दिन लेना पड़ता था। अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी इंसुलिन बंद हो गया है सब? मैंने सेराजिम में आके 1.5 महीने के बाद पूरा सब बंद हो चुका है। 1.5 महीना सेराजिम में आने के बाद, जब से वो सेराजिम उन्होंने ज्वाइन किया है, 31 गोलियां बंद हो गई है, इंसुलिन बंद हो गया है, संधिवात पूरा चला गया है, वजन भी कम हो गया और घर का सारा काम ये लेडी कर सकती है। इतना अच्छा रिजल्ट जो इनको सेराजिम की तरफ से मिला है। थैंक यू।